एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज 1 मार्च है और आज का हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस हम करेंगे। इसमें कुछ मेन आर्टिकल्स हम ले रहे हैं। आज पहला है इंडिया शुड स्टिक टू द मिडिल पाथ इन द न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर, जिसमें इंडिया का जो अप्रोच है रशिया को लेकर के और बाकी विश्व के देशों को लेकर के उसके बारे में आर्टिकल है। दूसरा ऑन रेगुलेटिंग ऑनलाइन सेल ऑफ ड्रग्स इन इंडिया, जिसमें अभी ई फार्मेसीज को रेगुलेट करने और उनको उनके अगेंस्ट जो स्टेप उठाया जा रहा है उसको लेकर के आर्टिकल है। देन आरबीआई's new pilot project on coin vending machines पे एक आर्टिकल है। देन अ थम डाउन फॉर द अडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम जो भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है उसके ऊपर आर्टिकल है, उसको देखेंगे। देन इंटरनेशनल कॉर्ट्स एंड क्लाइमेट चेंज पे वनुआतु ने एक स्टेप उठाया क्लाइमेट चेंज को लेकर के, एक आइलैंड देश है, उसके लिए बहुत बड़ी आर्टिकल है। एंड देन बॉर्डर ट्रबल्स में जो यूके का पैक्ट हुआ है अभी ईयू के साथ, उसके लिए एक आर्टिकल है, उसको देखेंगे। पहले आर्टिकल में इसका जो टॉप हेडलाइन है वही कहता है कि इंडिया को क्या करना चाहिए, मिडिल पाथ लेना चाहिए इन द न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का मतलब क्या है, जहां पर पावर फ्लक्चुएशन हो रहा है। जैसे कि हम समझते हैं कि एक शब्द होता है यूनिपोलर, ठीक है, दूसरा वर्ड होता है बाइपोलर, राइट। यूनि का मतलब जहां पे शक्तियों का कॉन्सेंट्रेशन एक देश के पास है, और बाइपोलर में जहां पे शक्तियों का कॉन्सेंट्रेशन दो देशों के बीच में, राइट। ये डिसऑर्डर की सिचुएशन चल रही है जहां पे दो बड़ी शक्तियां अभी तक हम समझते थे। पहला है रशिया, उसके पहले यूएसए लिख लेना चाहिए। यूएसए और रशिया जो कोल्ड वॉर से ज्यादा उभर करके सामने आए, दो राइवलरीज की तरह। और उसके बाद चाइना ने उसको ओवरराइड करने की कोशिश करी, जहां पे रशिया थोड़ा सा टूट करके 1991 में यूएसएसआर से टूट करके नॉर्मल कंट्रीज में डिवाइड हो गया। उसके बाद चाइना ने पावर को ओवररूल करने की कोशिश करी, जिसमें से वो यूएस एलाई भी रहा और साथ ही साथ कंपटीशन में भी आगे रहा। तो इस तरह के डिसऑर्डर की सिचुएशन में इंडिया को क्या करना चाहिए, मिडिल पाथ लेना चाहिए। अब आर्टिकल में समझते हैं कि एक्सपर्ट कहना क्या चाह रहे हैं। द एरिना ऑफ द लूमिंग यूएस चाइना ग्रेट पावर कॉन्टेस्ट इज एशिया। ध्यान दीजिएगा, जो एरिना है यूएस चाइना ग्रेट पावर कॉन्टेस्ट का, वो क्या है, एशिया। मतलब जो अगर हम कोल्ड वॉर की बात करें, जो कोल्ड वॉर जहां यूरोप में शुरू हुआ था, यूरोप से शुरू हुआ था ऐसा कहना चाहिए, उसी जगह यूएस चाइना के बीच में जो कॉन्टेस्ट है उसकी जो एरिना है, जो जो मैदान है उसका, वो क्या है, एशिया है। इंस्टेड ऑफ अलाइनिंग विद एनी ब्लॉक, इंडिया शुड एम टू क्रिएट न्यू पिलर्स ऑफ द ग्लोबल ऑर्डर थ्रू एंगेजमेंट एंड पार्टनरशिप विद मिडिल पाथ। ठीक है, क्लियर होती है इस बात को। नाउ इसका कारण क्या है कि इंडिया ने दूसरी बार एब्सटेन किया है यूएस के रशिया के अगेंस्ट कोई भी स्टेप देने का या वोट करने का, राइट। उसके साथ ही साथ इन द कंट्री हैज कंसिस्टेंटली रेजिस्टेड इंटरनेशनल प्रेशर टू क्रिटिसाइज रशिया एंड इट्स सैंक्शन। और रशिया के ऊपर जितने भी सैंक्शंस लग रहे हैं उसके ऊपर कोई प्रेशर क्रिएट करने के लिए हमें रेजिस्ट किया है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारी जो पॉलिसी का हमारा जो झुकाव है रशिया की तरफ, वो काफी सालों से रहा है। पंडित नेहरू के समय से हमारा जो कनेक्शन रशिया से है वो काफी सही रहा है, चाहे वो डिफेंस का मामला हो, चाहे वो सप्लाईज का मामला हो, तेल का मामला हो, हमारे एंगेजमेंट्स ठीक रहे हैं। और शायद उसी को दिमाग में रखते हुए हमने रशिया को किसी भी तरीके से उसके अगेंस्ट जाने के लिए नहीं सोचा है फिलहाल के लिए, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज, इस आर्टिकल में वो कहना चाहते हैं, और तो ये आर्टिकल जो है, इस लाइन को पढ़िएगा, इन दिस आर्टिकल जो 31 मई 2022 को लिखा गया था, स्टैनली जॉन जो इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, व्हाई इंडिया शुड फॉलो अ पाथ। जो काफी इसका जो पार्ट है ना इस आर्टिकल का, वो लास्ट ईयर लिखा गया था, पब्लिश इस अभी आज हुआ है। नाउ सिंस द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अब शुरुआत करते हैं कोल्ड वॉर से। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसके बाद दो शक्तियां उभर करके सामने आई थी, पहला है यूएसए और दूसरा है रशिया, राइट। उसके बाद कोल्ड वॉर चलने के बाद उनके बीच में जब यूएस पावर और सोवियत पावर में टकराव हुआ कोल्ड वॉर के दौरान, तो क्या हुआ कि यूनिपोलर जो जो पावर थी वो रिप्लेस हो गई बाइपोलर में, ठीक है। मतलब जहां शक्तियों का कॉन्सेंट्रेशन एक देश के अंदर माना जा रहा था, उसके बाद ये क्लियर हुआ कि सोवियत यूनियन भी एक शक्ति पजेस करता है, पावर रखता है, और बाइपोलर जियोपॉलिटिक्स हमारे सामने आई। उसके बाद जब रशिया का डिसइंटीग्रेशन हुआ, उसके बाद जो शिफ्ट हुआ पावर का, वो किसकी तरफ हो गया, चाइना की तरफ। क्यों? नाउ देयर आर मोर साइंस फ्रॉम चाइना रैपिड रशिया टू राइज टू रशियाज अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी टू सजेस्ट दैट ग्लोबल ऑर्डर इज अंडरगोइंग अनदर थर्ड ट्रांजिशन। क्योंकि समय के साथ अमेरिका की जो यूनिपोलर पावर है वो जाती रही है, ऐसा एक्सपर्ट मानते हैं, और चाइना ने अपने आप को
मैन्युफैक्चरिंग में चाहे रख लीजिए, मेटल्स में रख लीजिए, चाहे वो इंडस्ट्रीज में रख लीजिए, किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप जाएं, चाइना ने अपने आप को सुपर पावर दिखाने की कोशिश करी। और पहले तो वैसे चाइना अगर देखा जाए तो रशिया जब वो सोवियत सोवियत यूनियन हुआ करता था तब वो सपोर्ट करता था रशिया को, लेकिन समय के साथ उसने अपना सपोर्ट रशिया से हटा लिया और कहीं ना कहीं अमेरिका से उसने सपोर्ट बना लिया और अपने आप को सुपर पावर की तरह सामने वो रखने लग गया। ये बात वो मेंशन करते हैं। While many governments, including Russia, India, Russia and China, वेलकम पोलरिटी, मतलब हम उन देशों में हैं जो मल्टीपोलरिटी को वेलकम करते हैं, लेकिन साथ ही साथ चाइना कुछ देशों में जो चाइना देशों में है जो यूनिपोलर को भी एक्सेप्ट करना चाहता है कहीं ना कहीं। बट द यूएस एबिलिटी टू शेप जियोपॉलिटिकल आउटकम्स इज क्लियरली इन डेक्लाइन एज वी सीन इन इट्स विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान ओवर आफ्टर 20 ईयर्स। और जो यूएस की जो एबिलिटी थी जियोपॉलिटिक्स के आउटकम को क्लियर करने की, वो डेक्लाइन क्यों हो गई? क्योंकि 20 साल बाद अफगानिस्तान में इन्वेड करने के बाद या वॉर होने के बाद वो वहां से क्विट करता है और उसके बाद रशिया का इन्वेजन हो जाता है यूक्रेन में। तो अभी की जो सिचुएशन है वो पोस्ट कोल्ड वॉर की जो इक्विलिब्रियम बनना चाहिए था यूरोप में, उसके लिहाज से काफी डिसऑर्डर में है। ठीक है, और सिचुएशन क्या है? वो है वर्ल्ड इन अ फ्लक्स, मतलब कोई निर्णय नहीं निकल पा रहा है, सब फ्लक्स की सिचुएशन में यहां वहां मूव कर रहे हैं, राइट। सो नॉन अलाइनमेंट सक्सेस की जो इंडिया की जो बात होती है कि जो हम फॉलो करते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को, इसमें क्या है, हम किसी भी ब्लॉक की तरफ नहीं है, हम किसी भी पावर की तरफ नहीं है। ये आर्टिकल इसी बात के लिए कहता है कि किसी भी ब्लॉक में ऐड होने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी पावर में अलाइन होने की जरूरत है। अगर आप ऐसा करोगे तो आप किसी को सपोर्ट करो, किसी को सपोर्ट नहीं करोगे। अगर रिकॉल करें पंडित नेहरू की पॉलिसी को, जहां शुरुआत से शुरू करें तो व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट द कोल्ड वॉर वाज स्टिल इन ईगरली स्टेट। जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था तब कोल्ड वॉर बहुत ही प्राइमरी स्टेज पे थी और उसके बाद हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी के डॉक्ट्रिन को बनाया और एनएएम को फॉलो किया, जिसके हिसाब से हम किसी भी ग्रुप में नहीं गए। इनफैक्ट एफ्रो एशियन सेक्रेटरिएट की तरफ से भी हमने, पंडित नेहरू ने इस बात को कहा था कि हम किसी भी ऐसे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो किसी ब्लॉक की तरफ हमको ले जाता हो। उसके बाद ही बाद सेंटो और सीटो का भी गठन किया गया, लेकिन हमारे देश ने किसी भी ब्लॉक को फॉलो नहीं किया। नाउ इन 1950-1960 इंडिया मेंटेन इक्वी डिस्टेंस, ध्यान दीजिएगा, बराबरी का डिस्टेंस बना के रखा हमने 50वीं 60वीं सदी में फ्रॉम बोथ द ब्लॉक्स। कौन से ब्लॉक दो थे? एक रशिया वाला और एक हमारा यूएस वाला। लिविंग अप टू द ट्रू स्पिरिट ऑफ नॉन अलाइनमेंट इन 1970 आफ्टर चाइना फेल आउट, जबकि 1970 में जब चाइना सोवियत यूनियन से बाहर हो गया एंड स्टार्टेड मूविंग टू क्लोजर टू यूएस, इट स्टार्टेड टिल्टिंग टुवर्ड्स द सोवियत यूनियन बट स्टेट आउट एनी स्टेट सोवियत लेड मिलिट्री अलायंस। लेकिन फिर भी वो सोवियत यूनियन की तरफ तो झुकाव रहा चाइना का, लेकिन फिर भी उनका जो यूएस की तरफ झुकाव और सोवियत यूनियन का झुकाव रहा, पर कोई भी मिलिट्री अलायंस चाइना का नहीं हुआ। और हमारी जो पॉलिसी थी चाइना, अगर आप एशिया में देखें तो दो ही बड़े देश फिलहाल के लिए समझ में आते हैं, पहला है चाइना, उसकी पॉलिसी, और साथ ही है इंडिया फिलहाल के लिए। और इंडिया की तरफ यूएस का झुकाव इस तरफ ज्यादा है, क्योंकि चाइना का जो झुकाव इस तरफ रशिया की तरफ चल रहा है, जिसमें वो इनडायरेक्टली उनको सपोर्ट कर रहा है, ऐसा एलाई माना जा रहा है। When the Soviet Union collapsed, India sought to transform its ties with the US. अब जो सोवियत यूनियन कोलैप्स किया तो इंडिया ने अपनी जो एलाइज थे, जो अपने संबंध थे यूएस से बनाने के लिए उत्साहित हुए, आगे बढ़कर के आए और इंटीग्रेट करने की कोशिश करी और न्यू एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन शुरू होता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जो चाइना की पार्टनरशिप है रशिया के साथ, वो काफी वाइब्रेंट रही है समय के साथ। ना आज के समय में क्या सिचुएशन बन रही है कि हमको किसी भी डिसऑर्डर, मतलब जो ग्लोबल डिसऑर्डर चल रहा है, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, उस ग्लोबल डिसऑर्डर के चलते जहां पे दो ब्लॉक, अभी कोई ब्लॉक नहीं है, अभी पावर जो चल रही, पावर शिफ्ट चल रहा है, मतलब अभी यूनिपोलर नहीं है, अभी मल्टीपोलर चल रहा है। ध्यान दीजिएगा, मल्टीपोलर का मतलब अभी समझ में नहीं आ रहा कि पावर का कॉन्सेंट्रेशन किस तरफ है, यूएस की तरफ है कि रशिया की तरफ है कि चाइना की तरफ है, क्योंकि हर कोई देश अपने डिफेंस को आगे बढ़ा रहा है। क्योंकि जैसे ही ये सिचुएशन क्यों बनी है, क्योंकि लास्ट एक साल से जो इन्वेजन हुआ यूक्रेन के अंदर रशिया का, उसी सिचुएशन ने काफी खराब कर दिया, अभी क्लैरिटी नहीं आ रही है। इफ द सेंटर ऑफ वर्ल्ड वाज यूरोप, द एरेना ऑफ द लूमिंग यूएस चाइना ग्रेट पावर कंटेस्ट इज चाइना। मतलब ध्यान दीजिएगा, कोल्ड वॉर का एरिना था यूरोप, तो अब यूएस चाइना ग्रेट पावर कॉन्टेस्ट होगा, का जो सेंटर है वो क्या है, वो एशिया है। इट इज अनफोल्डिंग राइट इन इंडियाज नेबरहुड, इवन इफ इट स्टेज आउट ऑफ इट इट विल फील द हीट। मतलब हमारा ऐसा कुछ एरिना है, जो सिचुएशन बन गई है कि अगर हम चाह के भी अलग रहना चाहें तो भी नहीं रह सकते, हीट हम तक आएगी ही आएगी। और दूसरा क्या है, कोल्ड
During the Cold War, India didn't have hostile relation with any of the opposing powers, सुपर पावर्स। मतलब कोल्ड वॉर के समय हमारा झुकाव किसी देश की तरफ नहीं था, हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन कोल्ड वॉर के बाद और सोवियत यूनियन के टूटने के बाद हमारा झुकाव अमेरिका की तरफ भी हुआ, एंड टुडे इंडिया वुड बी अटेम्प्टेड टू ज्वाइन द अमेरिकन ब्लॉक एज इट फेसेस द चाइना प्रॉब्लम। और आज क्या है, हम चाइना ब्लॉक की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिकन ब्लॉक की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि चाइना की समस्या सॉल्व नहीं हो रही। जैसे कि हम देख चुके हैं कि 2020 में गालवान में हमारा झड़प हुई, जहां पे हमें फिर से एक नई सिचुएशन का सामना करना पड़ा। साथ ही साथ चाइना हैज आल्सो डेवलप रिलेशनशिप विद पाकिस्तान एंड इज रेजिंग इट्स इन्फ्लुएंस विद अदर साउथ एशियन इंडियन ओशन कंट्रीज। तो ये जो सिचुएशन चल रही है, इसके लिहाज से अमेरिका की तरफ हमारा झुकाव है। पर सिचुएशन यहाँ पे रशिया के हवाले से ये भी है कि रशिया की जो इन्वेजन है उसके ऊपर कई सैंक्शंस लग रहे हैं। ईयू ने सैंक्शंस लगाए, इवन देन अमेरिका ने भी सैंक्शन लगाए, लेकिन चाइना ने और इंडिया ने एब्सटेन किया वोटिंग करने से। नाउ देयर इज अ कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन इंडिया एंड यूएस व्हेन इट कम्स टू चाइना। सो नाउ द यूएस सीज चाइना एज अ लॉन्ग टर्म थ्रेट टू लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर। और यूएस का झुकाव नहीं कहना चाहिए, जो ओपिनियन है चाइना के लिए वो ये है कि वो लॉन्ग टर्म थ्रेट है। किस चीज के लिए? इंटरनेशनल लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर के लिए। ना इंडिया सीज चाइना एज ए क्लोज कंपेटिटर हुज राइज इज चेंजिंग द रीजनल पावर ऑफ बैलेंस। ऑफ कोर्स, क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर मैन्युफैक्चरर देश है, तो और हमारे नजदीक का नेबर का देश है, तो हमारा उससे कंपटीशन तो है, लेकिन फिर भी हम चाइना के को लेकर की जो पॉलिसी है, अमेरिकन पॉलिसी है, उसको दिमाग में रखते हुए हम अमेरिकन ब्लॉक की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्शन लेना चाह रहे हैं। बट हम रशिया से भी सीधे सीधे कोई दुश्मनी नहीं ले सकते, क्योंकि रशिया का जो संबंध इंडिया से रहा है वो लॉन्गर रन में काफी स्ट्रॉन्ग रहा है। साथ ही साथ अगर आप ध्यान दें कि ऑयल इंपोर्ट भी हम इस वक्त बहुत ज्यादा कर रहे हैं, और अमेरिका ने कहा ही था कि हम ऑयल इंपोर्ट जो रशिया से करते हैं उसके ऊपर हमारे ऊपर कोई बैन वो नहीं लगाएगा, बिकॉज उनको ये पता है कि हमारा जो कनेक्शन रशिया से है वो काफी लंबे समय से है। नाउ लर्निंग फ्रॉम चाइना, चाइना से क्या सीखना चाहिए कि सबसे पहली बात कि हमको प्रोलॉन्ग स्ट्रेटेजी बनानी है। कंपटीशन चाइना से भले रहे, लेकिन फिर भी हमें उसकी जो पॉलिसी के अगेंस्ट अपने आप को तैयार रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इंडिया कुड परहैप्स लर्न अ लेसन फ्रॉम व्हाट चाइना डिड इन 1970। द सोवियत यूनियन वाज चाइनाज आइडियोलॉजिकल ब्रदर एंड नेबर। मतलब ये भी नहीं भूलना चाहिए कि सोवियत यूनियन चाइना का आइडियोलॉजिकल ब्रदर है और नेबर है, बट चाइना डिड नॉट वांट टू प्ले सेकंड फिडल टू सोवियत। लेकिन सोवियत से वो दोबारा से कोई बड़ा कनेक्शन नहीं बनाएंगे, क्योंकि उनको पहले एक झटका पड़ चुका है, और 1970 में ये ऐसा हुआ था। It broke away from the Soviet communist fold and built a quasi-alliance with the US। पर समझने वाली बात यह है कि broke away from सोवियत से वो टूट गया, लेकिन कोई एक क्वाजाई अलायंस मतलब पार्शियल अलायंस वो यूएस से रखना चाहता है, लेकिन फिर भी अपने आप को सुपर पावर भी दिखाना चाहता है। एंड वंस इट एक्वायर्ड इनफ इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर, चाइना स्टार्टेड ग्रेजुअली चैलेंजिंग द यूएस। जैसे कि ऐसा रहा, ऐसे कि चाइना की स्ट्रेटेजी तो कोई समझ ही नहीं सकता ना कि वो मिलिट्री पावर कोई अलायंस नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे ही उसने पिक्चर में वो आया, उसने यूएस को चैलेंज करना शुरू कर दिया। इट शुड प्रेजेंट इटसेल्फ एज ए नेचुरल स्टेबलाइजिंग पावर इन साउथ एशिया एंड इंडियन ओशन रीजन। ठीक है, इट शुड प्रेजेंट इटसेल्फ, और ऐसा प्रेजेंट करना चाहिए कि एज ए नेचुरल स्टेबलाइजिंग पावर है। कहां पे? साउथ एशिया में ना। समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि इंडिया के लिए क्या है कि हमको सोशल कोहेशन बनाते हुए, किसी भी ब्लॉक की तरफ ना झुकते हुए अपनी कंटिन्यूएशन को बरकरार रखना है और अपनी पॉलिसीज को असर्टिवली सामने रखना है। ठीक है, इसका मतलब समझ में यही आ रहा है। इट्स अ कॉन्टिनेंटल एंड मैरीटाइम पावर इन एशिया। मतलब जो चाइना के लिए कह रहे हैं कि चाइना क्या है, सिर्फ एक प्रॉब्लम ही नहीं है, मैरीटाइम पावर इन एशिया भी है। मतलब मैरीटाइम पावर है तो मतलब अगर आप उसे डायरेक्टली पंगा लोगे तो आगे कुछ और सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। और इंडिया सीज अ डिफरेंट सेट ऑफ चैलेंजेस स्पेशली आफ्टर द यूएस विथड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान एंड द तालिबान रिटर्न टू पावर। उसके साथ ही साथ और भी कई सारे चैलेंजेस हैं जो हमको देखने पड़ रहे हैं, जिसमें अब तालिबान का सिचुएशन है, और साथ ही साथ अफगानिस्तान जब विड्रॉ कर लिया, अफगानिस्तान से यूएस ने विड्रॉ किया, तो उसके बाद एक वैक्यूम क्रिएट हो गया अफगानिस्तान में, और जिसकी वजह से जो टेररिज्म है और उससे जुड़े हुए कई समस्याएं हैं इस रीजन में, एशियन रीजन में, वो भी हमारे लिए एक सेट ऑफ चैलेंज है। टू एड्रेस इट्स कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड मैनेज इट्स इनरोड्स इनटू सेंट्रल एशिया, इंडिया हैज टू वर्क विद यूरेशियन पावर्स। मतलब अगर हम सेंट्रल एशिया को ध्यान में रखते हुए इनरोड्स चीज जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उन पे काम करना है, तो यूरेशियन पावर्स रशिया और ईरान से भी संबंध ठीक रखने पड़ेंगे,
पर समझने वाली बात यह है कि ये दोनों ही देश यूएस से ऑड है, लेकिन सो अबैंडनिंग इट्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड ज्वाइनिंग अ यूएस लेड ब्लॉक वुड इन फैक्ट लिमिट इंडियाज ऑप्शन इन द न्यू वर्ल्ड। लेकिन अगर हम पूरी तरीके से यूएस से ही जुड़ के रहते हैं तो हमारे काफी चीजें ब्लॉक हो जाएंगी, काफी रास्ते हमारे बंद हो जाएंगे ना। फर्दरमोर इवन इफ अ न्यू कोल्ड वॉर ब्रेक्स, अगर कोई नई कोल्ड वॉर होती है बिटवीन यूएस एंड चाइना, द ग्लोबल ऑर्डर इज अनलाइकली टू बी बाइपोलर, और फिर दोबारा से जो विश्व का जो चश्मा है वो बाइपोलर हो जाएगा, क्योंकि ये जो कोल्ड वॉर की कहानी ये है कि शक्तियों का कॉन्सेंट्रेशन दो देशों के बीच में, तभी वो कोल्ड वॉर की बात कर रहे हैं। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड into two ideologies and two systems. Today's world is much more diverse ideologically and integrated economically. But now the point is this: that while the US is trying to derive a narrative to democracies versus autocracies, क्योंकि अभी यूएस क्या कर रहा है, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है जो डेमोक्रेसी वर्सेस ऑटोक्रेसी है, क्योंकि जहां रशिया की जब बात हो रही है तो ऑटोक्रेसी के लिहाज से, और यूएस जो है डेमोक्रेसी के हिसाब से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है, स्पेशली अगेंस्ट यूक्रेन वॉर। इट हैज नॉट गेन ट्रेस आउटसाइड द यूएस ट्रेडिशनल वेस्टर्न एलाइज। हम सब जानते हैं कि नाटो की हेल्प से और यूरोपियन यूनियन साथ साथ और भी देशों की हेल्प से यूक्रेन रशिया वॉर में यूएस हेल्प कर रहा है यूक्रेन को, और ये दिखाने की कोशिश है कि हम एक डेमोक्रेसी को सेव करने के लिए, एक देश को सेव करने के लिए एक नया नैरेटिव सेट कर रहे हैं। लेकिन इंडिया के लिए ये सही है कि हम किसी ब्लॉक की तरफ ना जाएं और अपना जो एंगेजमेंट है वो सभी मिडिल पावर्स के साथ, या फिर जो मल्टी मल्टी फेसेट्स वाली देश हैं, जो मल्टी पोलर वर्ल्ड की तरफ हम बढ़ रहे हैं, अभी फिलहाल चल रहा है, उसकी तरफ हम कॉन्सेंट्रेट करें और किसी ब्लॉक की तरफ ना जाए। नेक्स्ट आर्टिकल है ऑन रेगुलेटिंग ऑनलाइन सेल ऑफ ड्रग इन इंडिया। अभी कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया था, उसके लिहाज से आर्टिकल लिखा गया है और क्वेश्चन उठा रहा है कि व्हाई इज द ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट थ्रेटनिंग अ कंट्री वाइड एजिटेशन अगेंस्ट ई फार्मेसीज। मतलब ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट क्यों ई फार्मेसीज के अगेंस्ट है, क्यों एजिटेशन कर रहा है, और साथ ही साथ हाउ हैव ऑनलाइन ड्रग डिलीवरी स्टोर्स टेकन अप अ लार्ज शेयर ऑफ द मार्केट, और मिनिस्ट्री क्या कहती है उसके बारे में आर्टिकल है ना। स्टोरी क्या है कि जैसे मैंने कहा कुछ दिन पहले इन अर्ली फरवरी में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने क्या किया, 20 कंपनीज, मतलब कम से कम 20 कंपनियों को इंक्लूडिंग टाटा, 1mg, फ्लिपकार्ट, अपोलो फार्मेसी, फार्म इजी, अमेजॉन और रिलायंस नेटमेट को क्या किया, इश्यू किया शो कॉज नोटिस, और कहा कि आप किस लिए, क्योंकि वो सेल कर रहे हैं मेडिसिन को ऑनलाइन। और ये क्यों हुआ था, इट हैपेंड आफ्टर द ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट AIOCD, a powerful lobby for over 12 lakh pharmacists, threatened to launch a country-wide agitation if the government didn't act. लॉबी बनी थी 12 लाख फार्मासिस्ट की, जिन्होंने कहा कि ऑनलाइन सेलिंग ऑफ मेडिसिन को बंद कराया जाए जिससे उनको नुकसान हो रहा है। ये उसका बैकग्राउंड था। तो समस्या क्या है कि क्या बैन करना ई फार्मेसीज को कोई वाइबल ऑप्शन है, तो ये आर्टिकल राइटर कहते हैं कि जो एक्यूट नीड है डोर स्टेप डिलीवरी की ड्रग्स की, वो शुरू हुई थी कोविड-19 के समय में, क्योंकि कोविड-19 में कोई भी बाहर लोगों के ना निकलने की वजह से उनको घर पे दवाइयों को मुहैया कराने के लिए जो सर्विस थी वो काफी रिमार्केबल थी, और तभी से डिमांड में आया और उसने जगह बनाई। द ईयर ऑफ 2020 मार्क्ड अ वाटरशेड मूवमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ ई फार्मेसीज। ना समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि इनको बैन करने से कोई खासा फायदा होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपके हाउस होल्ड कवरेज है होम डिलीवरी का, क्या वो अचानक से बंद कर देगा दवाइयों को ऑर्डर करना? ऐसा नहीं है। और जो डिमांड है बर्जनिंग प्रॉब्लम बढ़, या फिर कहना चाहिए डिमांड बढ़ रही है ड्रग्स की, वो उससे आपका जो रिटेल बिजनेस है मेडिसिन का वो भी इफेक्ट नहीं करता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट सम ऑफ दीज बिजनेसेस विल गो अंडरग्राउंड इफ बैन, और ऐसा हो सकता है कि अगर ये बैन कर दिए जाते हैं तब भी ये अंडरग्राउंड चलते रहेंगे ना। प्रॉब्लम क्या है कि इसके ऐसा नहीं है कि ये अचानक से हुआ। ई फार्मेसी रूल्स को 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बनाया था और उसको फाइनल करने के ब्रिंक पे ही उसको कैंसिल कर दिया गया। इस बात को कहकर अमित शाह साहब ने और राजनाथ सिंह साहब ने कहा कि ये कुछ रिस्क ऑफ अर्किंग अ सब्सटेंशियल वोटिंग कुछ इशू है और इसको रोक दिया गया। उसके बाद पटना हाईकोर्ट, दिल्ली और मद्रास हाईकोर्ट ने इसको दोबारा से लाने की बात कही नियमों को, लेकिन इनको नहीं लाया गया क्योंकि इनके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी है। क्योंकि अब पॉइंट क्या बनता है कि क्या इन सबको बंद करने से, इन ई फार्मेसीज को बंद करने से क्या ये छोटी छोटी जो केमिस्ट शॉप्स है उनका नुकसान होगा? तो समझने वाली बात यहाँ पे ये है, इस आर्टिकल राइटर लिखते हैं कि फार्मेसी के बिजनेस में जो प्रॉफिट है वो 15 से 16% का ही है, और सप्लाई चेन में जो लोग भी ई फार्मेसीज में काम कर रहे हैं उनको कोई खासा फायदा हो नहीं रहा है। तो इनके बहुत बड़े एक्सपेंशन से कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा रिटेल
रिटेलर्स को, ये जो मेडिसिन बेचते हैं। साथ ही साथ ये कंपनीज होती हैं, ये चेन कर लेती हैं, सप्लाई चेन कनेक्शन कर लेती हैं छोटी छोटी दुकानों से, जैसे एसेंट हेल्थ हो गया, देसाई फार्मा हो गया, ये नाम दिए गए हैं। छोटी शॉप वालों से सप्लाई चेन कनेक्ट करने से क्या होता है, रिटेल केमिस्ट की दुकान भी चलती रहती है और ये अपनी सप्लाई चेन में उनसे दवाइयां लेते भी रहते हैं। तो जब ये ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इनका फायदा नहीं, इनका नुकसान नहीं, उनका फायदा ही हो सकता है। क्योंकि होता क्या है कि जो बड़े बड़े बायर्स हैं मेडिसिन के, जब वो ऑनलाइन पोर्टल पे दवाइयां बेचते हैं तो वो डिस्काउंट देते हैं, और डिस्काउंट वो तभी दे सकते हैं जब उनके पास बल्क में दवाइयां अवेलेबल हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ऐसे स्टडी हुई, रिलायंस बॉट आउट ऑफ, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये छोटे एक दो पोर्टल्स ऐसा कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के पोर्टल्स भी अवेलेबल है ऑनलाइन जो ये बिजनेस करते हैं। तो एक तरीके का सप्लाई चेन क्रिएट होता है फ्रॉम ग्राउंड अप बाइंग आउट, मतलब जिसमें छोटी छोटी दुकानों से भी वो होलसेल ड्रग्स ले लेते हैं और ऑनलाइन बेचते रहते हैं डिस्काउंट प्राइसेस पे भी, और साथ ही साथ उनका बिजनेस भी चलता रहता है। पर समझने वाली बात यहाँ पे कि मार्जिन सिर्फ 15 से 16% का है, बहुत ह्यूज प्रॉफिट उनको तब भी नहीं होता है। Now Reliance bought out a Bangalore-based software company C Square Info Solution, which caters to the software need to local pharmacists since the past 20 years. But this aggressive growth is coming at a cost. लेकिन क्योंकि रिलायंस ने सी स्क्वायर को खरीदा, और जो कि सॉफ्टवेयर बनाती है लोकल फार्मेसीज के लिए, पर फिर भी उनको खासा कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनको ऑनलाइन बिजनेस में बहुत ज्यादा मार्जिन ना होने की वजह से बहुत कॉस्ट टू कॉस्ट बिजनेस चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि सारी कंपनियां ऑनलाइन ही बेच रही हैं। अगर आप बात करें पोलो फार्मेसी की, साथ ही साथ अगर आप कंपटीशन के चलते फार्म इजी हो गया, पोलो फार्मेसी हो गया, और इसके साथ साथ ऐसी टाटा 1mg हो गया, इन सबके भी बड़े बड़े रिटेलर शॉप, जैसे 4000 फिजिकल स्टोर्स हैं, इनके 2000 फिजिकल स्टोर्स हैं, वो भी खोले गए हैं। इसका मतलब ये है कि सिर्फ ऑनलाइन बाइंग इज नॉट द ऑप्शन, क्योंकि ई फार्मेसी सिर्फ उनको पूरा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इनको भी अपने बड़ी कंपनीज के जो कंपनी चलाती हैं इनको उनके स्टोर खोलने पड़ रहे हैं। तो अगर ये चिंता लोगों के मन में है कि ऑनलाइन बिजनेस से दुकानों का नुकसान होगा, रिटेलर्स का नुकसान होगा, तो ऐसा होने की पॉसिबिलिटी काफी कम है, क्योंकि फार्मेसी बिजनेस में मार्जिन बहुत कम है ना। समझने वाली बात एक और भी है, इट इज जस्ट वन एडिशनल ऑप्शन फॉर कस्टमर। ये सिर्फ एक एडिशनल ऑप्शन ही है कस्टमर के लिए। अगर उनको कोई क्रोनिक, सपोज करिए किसी को कोई क्रोनिक डिजीज है, जैसे डायबिटीज हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया, सो उस केस में अगर उनको मेडिसिन सस्ते दामों में ऑनलाइन मिल जाती है तो ही वो खरीदते हैं। पर अगर कोई नॉर्मल दवा उनको लेनी है, इमरजेंसी पड़ जाए, पेशेंट को दिक्कत होती है, तो वो नेबरहुड फार्मेसी में ही जाते हैं, तब वो ऑनलाइन नहीं जाते, क्योंकि ऑनलाइन दवा ऑर्डर करने में और आने में समय भी लगता है। ऑल्दो अब नेटमेड करके एक वेबसाइट आई है, उसमें इंस्टेंट दवा डिलीवर होती है नेटमेड में। लेकिन समझने वाली बात यह है कि अगर फिर भी, जो कि हम सब इंडियंस की एक टेंडेंसी है कि पास की दुकान से ले आओ, तो वो टेंडेंसी खत्म नहीं होगी। तो अगर ऐसा लग रहा है कि इससे बहुत लोगों का नुकसान होगा, तो वो सिचुएशन नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल है आरबीआई न्यू पायलट प्रोजेक्ट ऑन कॉइन वेंडिंग मशीन। आरबीआई ने, ये न्यूज पुरानी है, डिस्कशन आज इस आर्टिकल में हो रहा है कि हाउ विल क्यूआर कोड बेस्ड ऑन कॉइन वेंडिंग मशीन फंक्शन। क्यूआर बेस्ड एक वेंडिंग मशीन होगी, उसमें से कॉइन्स निकलेंगे और वो कैसे काम करेगी उसके ऊपर है। उसके साथ व्हाट वाज द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेड विद रिस्पेक्ट टू कॉइन सप्लाई इन द कंट्री। इसलिए कुछ सवाल यहाँ पूछे जा रहे हैं। स्टोरी क्या हुई है कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने हैड स्टेटेड ड्यूरिंग द लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी में कहा, एड्रेस किया था एपेक्स बैंकिंग रेगुलेटर को, इन कोलैबोरेशन विद बैंक्स वुड बी लॉन्चिंग अ पायलट प्रोजेक्ट टू असेस द फंक्शनिंग ऑफ अ क्यूआर कोड बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन। मतलब क्यूआर कोड को आप स्कैन करोगे और आपके कॉइन्स निकल के सामने आएंगे। नाउ प्रोजेक्ट क्या है? इन सिंपल वर्ड्स, द वेंडिंग मशीन वुड डिस्पेंस कॉइन्स विद द रिक्विजिट अमाउंट बीइंग डेबिटेड फ्रॉम द कस्टमर्स अकाउंट यूजिंग यूपीआई। मतलब यूपीआई पे क्यूआर कोड आया, आपने उसको क्लिक किया, पंच किया, अमाउंट डाला कि आपको 100 रुपए के सिक्के चाहिए, फटाफट वेंडिंग मशीन ने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। यही तरीका है। और इससे क्या होगा, फिजिकल टेंडरिंग ऑफ बैंक नोट्स जो होती है ना, जो टेंडर पड़ते हैं, जहां पे आपको फिजिकल टेंडरिंग का मतलब हुआ आपने रिक्वेस्ट दिया और नोट निकल करके आए, वो चीजें भी उसको भी सबसाइड
डिसाइड करेगा। इंस्टेड ऑफ फिजिकल टेंडरिंग ऑफ बैंक नोट निकालने के बजाय आप क्या कर सकते हो, आप कॉइन्स ले सकते हो। टेंडरिंग का मतलब होता है जैसे ही आपने मशीन में आपने कार्ड इंसर्ट किया तो नोट निकल के आते हैं, फिजिकल टेंडरिंग ऑफ बैंक नोट्स, उसकी जगह कॉइन्स आपके लिए डिस्पोज ऑफ किए जाएंगे। ठीक है ना, कस्टमर्स वुड बी इंडाउड द ऑप्शन ऑफ विदड्रॉइंग कॉइन्स इन रिक्वायर्ड क्वांटिटीज एंड डिनोमिनेशंस, उनके नंबर्स और डिनोमिनेशंस होंगे, आप कॉइन्स निकाल पाओगे। द सेंट्रल आइडिया है टू ईज द एक्सेसिबिलिटी टू कॉइन्स। अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि आरबीआई हर चीज को ऑनलाइन करने की बात करता है कि हम एक ई मैकेनिज्म या ई इन्वायरमेंट बना रहे हैं, हर चीज ऑनलाइन। तो कॉइन्स को इस तरीके से अवेलेबिलिटी कराना, ये क्या उसके अगेंस्ट हो सकता है? ये अपने आप में एक सवाल है, क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, मेंस के लिए पूछा जा सकता है कि इस एनवायरनमेंट के अगेंस्ट काम करता है क्या, उसको आगे आगे देखेंगे। इट इज टेकिंग अप अ लॉट ऑफ स्टोरेज स्पेस एंड इट इज नॉट गेटिंग properly distributed. At the same time, there is a demand in pockets at the deputy governor. मतलब ये सप्लाई साइड के लिए उन्होंने बोला कि stated that a situation with respect to coins was peculiar with the supply being very high. मतलब नोट्स के साथ साथ जो आपकी करेंसी की जो कॉइन्स की रिक्वायरमेंट है उसकी भी डिमांड है, और इसके चलते उन्होंने एक सेंटेंस यूज किया, एट द सेम टाइम द डिमांड इज इन पॉकेट्स, मतलब पॉकेट डिमांड है, इस वजह से इसको लाया जा रहा है। द प्रपोज्ड मैकेनिज्म फॉर कॉइन dispensation would be a departure from conventional machines with relied on banknotes for facilitating coin exchange. मतलब पुरानी जो machines को में जो notes dispense करती थी, अब वो coins dispense करने की समझने वाली बात है। Now इसके एक दूसरा पक्ष ये भी है कि ये फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट है, 19 लोकेशंस पे होगा 12 सिटीज में, और जैसे अगर सक्सेसफुल हुआ तो कोई हर जगह इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नाउ द फर्दर द प्रपोज्ड मशीन वुड एलिमिनेट द नीड फॉर फिजिकल टेंडरिंग फॉर बैंक नोट्स, मतलब फिजिकल टेंडरिंग की जाती थी बैंक नोट्स के लिए, उसको अवॉइड करेगा एंड देयर ऑथेंटिकेशन उसको भी हटाएगा, कॉइन्स डिस्पोज ऑफ होंगे सिर्फ क्यूआर कोड लगाने के साथ ही। अब एक सवाल यहाँ पे एक्सपर्ट से पूछा गया कि एक्चुअली जो ई एनवायरनमेंट की बात होती है उसके लिहाज से कितना सही है, तो उसकी पहले बात बता रहे हैं कि कॉइन्स जो इंडिया में मिलते हैं डिनोमिनेशंस में वो कितने होते हैं, किस किस के हैं, 50 पैसे के, 1 रुपए के, 2 रुपए के, 5 रुपए के और 10 रुपए और 20 रुपए। याद रखिएगा, प्रीवियस पूछा गया सवाल है, पहले ही पूछा गया है कि डिनोमिनेशन कौन कौन से होते हैं, कौन सा मिंट क्या छापता है, वो भी पहले पूछा गया है। नाउ कॉइन्स ऑफ अप टू 50 पैसे आर कॉल्ड स्मॉल कॉइन्स, मतलब जो 50 पैसे के कॉइन्स है वो स्मॉल कॉइन्स होते हैं, while those of 1 rupee and above are called rupee coins। ठीक है, ये भी क्लियर होना चाहिए, प्री के पर्पस इंपॉर्टेंट है ना। एक लाइन समझने वाली है, as per the latest bulletin, the total value of circulation of rupee coins मिलेंगे stood at 28,857 crore। ठीक है, the figure is an increase of 7.2 crores। मतलब जो सिक्के होंगे, जो रूपी कॉइन्स जो की वैल्यू है, मतलब रूपी कॉइन्स सिर्फ नहीं होंगे, बाय मिस्टेक, रूपी कॉइन्स की जो वैल्यू है वो कितनी है, 28,857 करोड़। ठीक है, नाउ जो डिनोमिनेशन होंगे, जैसे जैसे डिनोमिनेशन आप डालेंगे डिस्पोज ऑफ मशीन करेगी, यूपीआई का यूज होगा। तो ये जो पैराग्राफ है ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, मेंस के लिए सवाल आगे आ रहा है ना। सवाल ये है कि इसके ऊपर जब क्वेश्चन किया गया, इज इट गोइंग अगेंस्ट द डिजिटल पुश, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिजिटल पुश के अगेंस्ट काम करेगा क्या ये। तो विपुल खरबंदा, नॉन रेजिडेंट फेलो एट द सेंटर फॉर द इंटरनेट एंड सोसाइटी CIS, द प्रपोजल शुड, इन्होंने कहा द प्रपोजल शुड नॉट बी व्यूड एज अ जीरो सम गेम ऑफ डिजिटल वर्सेस कैश, द टू कैन इजिली सप्लीमेंट ईच अदर। मतलब कि ऑनलाइन का गेमिंग, ऑनलाइन प्रोसेसिंग के अगेंस्ट में कैश इस तरीके से अवेलेबल होना सिक्कों के रूप में, ये जीरो सम गेम नहीं है, मतलब ये एक दूसरे को फ्यूटाइल नहीं करेंगे। दिस शुड नॉट बी लुक्ड एट फ्रॉम अ वेरी डॉगमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू रादर देन प्रैग्मेटिक, मतलब इसको आप वृहद रूप में देखिए, एक कंजर्वेटिव रूप में ना देखिए। इफ डिजिटलाइजेशन इज नॉट सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, मतलब डिजिटलाइजेशन किसी एक समस्या का समाधान अगर नहीं करता है एट दिस गिवन पॉइंट ऑफ time, then it is a very much within RBI's purview to use other means available to achieve its ultimate objective। इसको आप कोट कर सकते हो मेंस राइटिंग में अगर सवाल उठता है कि क्या सिक्के लाना जो डिजिटलाइजेशन के अगेंस्ट काम करता है, तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा उन्होंने कहा। किसने कहा, जो CIS के मेंबर है विपुल खरबंदा, उनको आप कोट कर सकते हैं। उन्होंने इस बात को कहा था कि जीरो सम गेम नहीं है और डिजिटल वर्सेस कैश की लड़ाई नहीं है। अगर आज के समय में डिजिटलाइजेशन की समस्या को सॉल्व नहीं कर सकते, सपोज करिए कि मशीन जाम हो गई, वेंडिंग मशीन काम नहीं कर रही, तो उसके इसमें क्या होगा, आपको जाके चेक से पैसा निकालना पड़ता है ना बैंक से, तो दोनों ही ऑप्शन सप्लीमेंट की तरह काम करेंगे। उसी तरह अगर आपके पास वेंडिंग मशीन से
कैश नहीं निकलता है तो आप बैंक जाते हो। उसी तरह अगर आपका ऑन नेट बैंकिंग काम नहीं करती तो भी आप बैंक जाते हो। तो सारे ऑप्शन काम आते ही है ना, और जिन लोगों को ये सब चलाना नहीं आता है वो भी बैंक जाते हैं। तो ये एक तरीके का एक दूसरे को खत्म नहीं करेंगे, एक साथ काम करेंगे, इस बात को उन्होंने कहा। नेक्स्ट आर्टिकल है अ थंब डाउन फॉर द अडॉप्ट अ हेरिटेज मशीन, सॉरी हेरिटेज स्कीम। ये जो स्कीम है अडॉप्ट अ हेरिटेज, ये स्कीम गवर्नमेंट ने इस लिहाज से निकाली थी कि जितनी हेरिटेज वेबसाइट हेरिटेज साइट्स हैं उनको कोई ना कोई संस्था ले ले, अडॉप्ट कर ले और उनको टेक केयर करती रहे, ताकि उनका मेंटेनेंस भी होता रहे और उनकी तरफ से एक जिम्मेदारी भी लोगों के अंदर पैदा हो। ठीक है ना, उसके लिहाज से लिखा है नचिकेत चंचननी ने इस आर्टिकल को लिखा है। ये कहते हैं देयर आर बेटर वेज इन विच कॉर्पोरेट इंडिया कैन लुक आफ्टर रादर देन obliterate India's built and precious pluralistic heritage। ठीक है, तब बेटर तरीके हैं वो बताते हैं कि कैसे हम अडॉप्ट हेरिटेज स्कीम के तहत क्या बढ़िया काम कर सकते हैं इनको बचाने के लिए, सिक्योर करने के लिए। नाउ प्राइवेट फर्म्स, कंपनीज एंड पब्लिक सेक्टर यूनिट्स कैन एंटर इनटू अग्रीमेंट्स विद द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर टू अडॉप्ट और मेंटेन स्टेट ओन आर्कियोलॉजिकल साइट्स और मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक अग्रीमेंट के अंदर आएंगी प्राइवेट फर्म्स और कंपनीज जिसमें वो अडॉप्ट करेंगी किसी स्टेट ओन आर्कियोलॉजिकल साइट्स को या मॉन्यूमेंट को, टेक केयर करेंगी। और ये क्या होंगे, ये मॉन्यूमेंट मित्राज कहलाए जाएंगे। ठीक है, मॉन्यूमेंट मित्र। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ईगर विद दिस स्कीम व्हिच बिगन इन फरवरी, लीड्स टू द अडॉप्शन ऑफ 500 जिसमें से 500 प्रोटेक्टेड साइट्स होंगी जो लीड जिनका अडॉप्शन होगा 15 अगस्त तक, एंड द अडॉप्शन ऑफ अनदर 500 होगा इसके बाद। ठीक है, समझने वाली बात क्या है, दिस नंबर रिप्रेजेंट्स अ 10-fold इंक्रीज इन द नंबर ऑफ साइट्स बीइंग ब्रॉट अंडर द एम्बिट ऑफ कंट्रोवर्शियल अडॉप्ट हेरिटेज साइंस स्कीम ऑफ 2017। ठीक है, तो स्कीम जो है 2017 की स्कीम थी, उसके जो कंट्रोवर्सी थी इसके पीछे की कैसे होगा, क्या होगा, लोग किस तरीके से, कंपनियां कितना ठीक काम कर पाएंगी, उसके होते हुए इसको दोबारा से या इसको हमारे सामने लाया गया है उन कंट्रोवर्सीज के साथ। अनलेस अ रिवैम्प्ड स्कीम इज सस्पेंडेड, द नेशंस प्रीशियस प्लूरलिस्टिक हेरिटेज स्टैंड्स एट द थ्रेशोल्ड ऑफ ऑब्लिटरेशन। ना इसमें इस आर्टिकल में ये बात मेंशन करते हैं कि किस तरीके से कंपनियां और एक्स्ट्रा काम कर सकती हैं अपने सीएसआर को यूज करके। सीएसआर क्या होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्री पूछा गया सवाल है, मेंस में भी उठ सकता है। अच्छा, ये लिस्ट जो मैंने आपको दिखा रही हूँ वो ये है कि जैसे डालमिया भारत लिमिटेड, एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स, एपीजे पार्क होटल्स, ब्लिस इन्स, वी रिजॉर्ट्स, यात्रा ऑनलाइन, इन सब ने इन मॉन्यूमेंट्स को अडॉप्ट किया है और स्टेट्स भी दिए हुए हैं। मतलब ये इनको अडॉप्ट करेंगे, इनका टेक केयर करेंगे, उनके ऊपर देख रेख खर्चा अर्चे का सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर आती है। ठीक है ना, पेरिल्स क्या है, क्या संकट है, उनकी बात करते हैं। अडॉप्शन तो हो गया, ले लिया लोगों ने, लेकिन वो कह रहे हैं कि द परपोर्टेडली ओवरऑल अडॉप्शन ऑफ हेरिटेज स्कीम बिजनेस में यूज देयर सीएसआर, वो अपना सीएसआर यूज करके पैसा लगा के, फंड्स को लगा के मेंटेन कर सकते हैं। और मेंटेन करने के बाद अगर वो कंपनीज चाहें तो वहां पे टिकट्स लगा सकते हैं और कई रिक्रिएशनल एक्टिविटीज वहां पे कर सकते हैं उन एमिनिटीज के आसपास अपने फंडिंग्स को दोबारा लेने के लिए। ठीक है, साथ ही साथ कुछ ऐसी चीजें जैसे कि कॉलोनियल एरा का मोरबी ब्रिज था गुजरात का, वो भी कंपनीज ले सकती हैं, री इंजीनियर कर सकती हैं, उनकी जो गड़बड़ हालत है उनको ठीक कर सकती हैं। नाउ ये पेरिल्स ये होने के साथ साथ समस्याएं क्या है वो भी बताते हैं कि द करंट प्लान आल्सो साइडलाइंस द मैंडेट ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड द अबेंडेंस ऑफ सारनाथ इनिशिएटिव गाइडलाइंस डिवाइस्ड बाय द एएसआई, द गेटी ट्रस्ट यूएस ब्रिटिश म्यूजियम एंड उसके साथ साथ कुछ जो सारनाथ इनिशिएटिव था उसको साइडलाइन करता है एएसआई। और दूसरी बात यह है कि मेनी मॉन्यूमेंट सिलेक्टेड फॉर द स्कीम इंक्लूडिंग द स्तूपा एट सांची, द बिदेश्वर टेम्पल इन तंजावुर एंड अकबर प्लेस सिटी एट फतेहपुर सीकरी ऑलरेडी हैव टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। नो, नाउ द पॉइंट इज दिस कि इन सब चीजों में इन जो जिनके पास ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है जिन मॉन्यूमेंट्स के पास, उसमें वो ऐसा क्या खास कर सकते हैं जिससे वो अडॉप्ट भी करें, उनको फायदा भी हो। तो उस केस में न्यू टिकट्स, अमेरिका टिकट्स लगा सकते हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज कर सकते हैं जिससे उनको फायदा हो सकता है। लेकिन ऐसा ही करते के साथ ऐसी कुछ घटनाएं यूपी में हुई जहां पे मॉन्यूमेंट्स को काफी एक्सप्लॉइट भी किया गया। Now, another danger of implementing the adopt a heritage scheme is that it will undermine local communities। मतलब पहला समस्या ये है कि लोकल कम्युनिटीज को आप इन्वॉल्व नहीं कर पाओगे, उनसे आपका जो रिलेशनशिप है वो जीरो हो जाएगा। क्योंकि कंपनीज जब इसे ले लेंगी तो कंपनीज अपने हिसाब से उसमें काम करेंगी, अपने हिसाब से पैसा बनाएंगी। साथ ही साथ नाइट टूरिज्म की अगर बढ़ जाता है तो उस केस में हॉस्पिटल्स और होम स्टेट्स को, रूरल होम स्टेट्स की जो बिजली होती है वो कटेगी, क्योंकि अधिकतर जो हेरिटेज साइट्स हैं वो अगर रूरल
एरिया में होती हैं, मैक्सिमम तो नहीं है लेकिन जो है, तो वहां से बिजली काटी जाएगी और उनको पहुंचाई जाएगी। उसके साथ ही साथ देयर आर सम मॉन्यूमेंट सिलेक्टेड फॉर द स्कीम दैट आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय एसआई। कुछ ऐसे मॉन्यूमेंट्स भी हैं जो एसआई के द्वारा प्रोटेक्टेड नहीं है। अभी बीच में न्यूज आई थी कुछ मॉन्यूमेंट्स गायब हो गए, तो इस तरीके से चीजें अगर होती रही तो उनका नुकसान भी होगा। यूपी में ऐसी घटना हुई जहां पर उन्होंने ऐसा ऐसी ये आर्टिकल लिख रहे हैं, राइटर लिख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड टर्निंग ओवर सच मॉन्यूमेंट टू द टूरिस्ट डिपार्टमेंट टू कन्वर्ट इनटू होटल्स। मतलब ऐसे मॉन्यूमेंट्स जो उनको होटल्स में कन्वर्ट करने लग गए। दे इंक्लूड चुनार फोर्ट, अ सिटाडेल ओवरलुकिंग बरवा सागर लेक एंड सेवरल रेसिडेंसेस बिल्ड बाय अवध नवाब। तो उनको होटल में कन्वर्ट कर लिया गया। तो होटल में कन्वर्ट करने की अथॉरिटी क्या एएसआई देती है? क्या उनको उस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाना चाहिए? इन सब सवालों को उठाते हैं, ये संकट है उनके लिए इस स्कीम के अंदर। नाउ पाथ टू चूज, पाथ क्या लेना चाहिए कि सबसे पहले लोगों को एजुकेट करना है, वो हेरिटेज को हेरिटेज माने, उसके बाद उनको सिटीजन्स को हेल्प करिए ताकि वो मॉन्यूमेंट्स की रिस्पेक्ट और साथ ही साथ उनके उनके वे ऑफ अडॉप्शन को समझे और उनकी इंपॉर्टेंस को समझे। सीएसआर फंड्स को यूज करते हुए आप उनके लिए टीचिंग हिस्ट्री या एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स को क्रिएट करें। ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे ऐसे स्कूल लाइब्रेरीज में और ऐसे स्कूल्स में कॉलेजेस में आप मटेरियल मुहैया कराइए जिससे लोगों को पता चले कि एक्चुअली कौन सा मॉन्यूमेंट कहाँ पे है, किसने उसको अडॉप्ट किया और कैसे उनको टेक केयर करना है। सेकेंड, इंडस्ट्रियल हाउसेज कैन सपोर्ट द मीनिंगफुल कंजर्वेशन फॉर हेरिटेज बिल्डिंग्स बाय लुकिंग विद इन। और जो इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं वो मीनिंगफुल कंजर्वेशन भी कर सकते हैं इन्हीं बिल्डिंग्स के अंदर सीएसआर को यूज करते हुए। उसके अलावा बहुत सारी संस्था मैंने आपको दिखाया, टाटा सन्स हो गया, ओएनजीसी हो गया, और भी कई संस्थाएं हैं जो इस तरीके के काम कर रही हैं, जो जिनमें उनका मेजर रोल क्या है, वहां के जो कंजर्वेशन को ठीक करना और साथ ही साथ ड्रोना करके एक इंटरडिसिप्लिनरी कॉर्पोरेशन सपोर्ट हुआ। उसमें ये फाउंडेशन क्या करता है, ट्रेडिशनल बिल्डिंग टेक्नोलॉजी और स्किल्स को टेक केयर करता है, और ट्राइंग टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स फ्रॉम इमरजेंट थ्रेट सच एज क्लाइमेट चेंज। मतलब क्लाइमेट चेंज की समस्याओं को दूर करने के लिए भी ये संस्थाएं काम कर सकती हैं। जैसे कि महाराष्ट्र के कोस्ट में सी लेवल बढ़ रहा है, तो आसपास के जो मॉन्यूमेंट्स खतरे में हैं उनको भी टेक केयर करने के लिए ये कंपनियां काम कर सकती हैं, ये मेंशन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है इंटरनेशनल कोर्ट्स एंड क्लाइमेट चेंज। बहुत इंटरेस्टिंग चीज उसमें समझने में आ रही है। इसको लिखा है प्रभाष रंजन ने। वो कहते हैं वानुआतू एक आइलैंड देश है, रिक्वेस्ट किया उस देश ने, एडवाइजरी ओपिनियन मांगी किसी आईसीजे से, विल हैव मल्टीपल क्वेश्चन टू एड्रेस। और क्लाइमेट चेंज को लेकर के काफी सवाल आईसीजे से पूछे वानुआतू ने। वो क्या थे देखते हैं। ग्रुप ऑफ 16 countries has launched a gallant effort to fight the problem of climate change and existential threat to human civilization at the United Nations। यूनाइटेड नेशंस का जो कोर्ट है जिसको हम आईसीजे कहते हैं, इसका सेंटर हेग में है। इससे कुछ सवाल पूछे साउथ पैसिफिक ओशन में एक देश है वानुआतू ने, कि क्लाइमेट चेंज के इतने सारे नियम कायदे कानून बने हुए हैं, इतने सारे प्रोमिसेस हुए हैं, कोप की मीटिंग होती रहती है, पर फिर भी क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए क्या चीज हमारे सामने है, कैसे अपने देशों को हम बता सकते हैं, ये कुछ सवाल पूछे उन्होंने आईसीजे से। आईसीजे क्या है, इसकी दो आईसीजे तो उसका बेसिस आप पढ़ लीजिएगा। इनके दो जुरिसडिक्शंस होते हैं, इस आर्टिकल में मेंशन है। पहला है कंटेंशुअस, दूसरा है एडवाइजरी। कंटेंशुअस जो उनकी जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के जो फाइंडिंग्स होती हैं या फिर एडवाइजरी होती हैं, वो बाइंडिंग नहीं होती हैं, आप चाहें तो एक्सेप्ट करें, चाहें तो एक्सेप्ट ना करें ना। आईसीजे एडवाइजरी ओपिनियन ऑन क्लाइमेट चेंज विल ऑल्सो बी हैंडी इन क्लाइमेट रिलेटेड लिटिगेशन एट नेशनल लेवल। ठीक है, तो उससे सवाल कुछ पूछे गए, वो क्या था कि वानुआतू का इनिशिएटिव क्या लिया इस देश ने, कि उन्होंने कहा कि नॉट विद स्टैंडिंग द प्रेजेंस ऑफ सेवरल इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट्स ऑन क्लाइमेट चेंज एज ए यूएन फ्रेमवर्क बना हुआ है, क्योटो प्रोटोकॉल है, कोप की मीटिंग हुई है 27 की अभी हुई, जो फेल हो गई थी, जिसमें उन्होंने वल्नरेबल कंट्रीज को लेकर के जो उनका क्लाइमेट फंडिंग के लिए कुछ बात क्लियर नहीं हो पाई। तो ऐसे कई सारे स्टेप्स उठाए गए हैं, लेकिन फिर भी आईसीजे से उन्होंने क्लैरिफिकेशन मांगा कि क्लैरिफाई द लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ ऑल कंट्रीज टू प्रिवेंट एंड एड्रेस द redress the adverse effect of climate change। क्योंकि वानुआतू एक आइलैंड देश है और सी लेवल्स का, अगर सी का लेवल बढ़ता है, पानी का लेवल बढ़ता है समंदर का, तो वो शायद उन देशों में होगा जो जल्दी डूब जाएंगे। तो इतना कुछ होता रहता है लेकिन फिर भी जो स्मॉल आइलैंड देश है, जिसमें वानुआतू भी आता है, मोस्ट वल्नरेबल देशों में एक आता है, तो उस केस में वो देश क्या करे, इसके लिए सवाल उसने पूछे। अब वानुआतू को अगर हम मैप में देखें तो आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में इस
साइड पड़ेगा, ये देश है और पैसिफिक ओशन का एक आइलैंड देश है, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज लीगल क्वेश्चंस क्या थे। पहला, व्हाट आर द इंटरनेशनल लॉ ऑब्लिगेशन ऑफ कंट्रीज टुवर्ड द प्रोटेक्शन ऑफ द क्लाइमेट सिस्टम फ्रॉम एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। मतलब कि एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है मनुष्य द्वारा क्रिएट किया गया एमिशन। तो मतलब उन्होंने पूछा कि लीगल ऑब्लिगेशन क्या है उन देशों के लिए जिन्होंने एंथ्रोपोजेनिक एमिशन क्रिएट किया है, ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ देशों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दूसरा क्या था, गिवन दीज इंटरनेशनल लीगल ऑब्लिगेशन व्हाट आर द लीगल कंसिक्वेंसेस क्या है इन स्टेट्स के लिए, उन देशों के लिए जो क्लाइमेट चेंज के लिए हार्म या नुकसान पैदा करते हैं। द एसआईडी स्टेट्स एंड अदर पीपल ऑफ द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। मतलब जो एसआईडी का मतलब हो गया, इसमें स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स की बात हो रही है, जिसमें वानुआतू आता है, और वो देश जो इनका जो ये झेल रहे हैं, जिनको वाकई नुकसान होने वाला है, उनके लिए क्या क्या रास्ता है, और साथ ही साथ जो देश ये ग्रीन हाउस गैस फैलाते हैं, जो डेवलप देश आते हैं, उनके लिए क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, इसको पूछा गया। नाउ जैसे कि वो कह रहे हैं कि दिस कंट्रीज दैट हैव हिस्टोरिकली कॉज मैक्सिमम ग्रीन हाउस गैस एमिशन शुड कंपनसेट डेवलपिंग कंट्रीज। मतलब डेवलपिंग कंट्रीज को कॉम्पनसेट, तो भारत भी उठाता रहा है, इंडिया ने भी क्वेश्चन उठाया था पहले कि जो बड़े देश है उनको कॉम्पनसेट करना चाहिए, जिसमें एक कार्बन सिंक की बात हुई थी, कार्बन फंड्स की बात होती रहती है। तो उन्होंने कहा कोप 27 में ये अग्री हुआ था कि लॉस एंड डैमेज फंड बनाया जाएगा वल्नरेबल डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट देने के लिए। उस पर भी कोई राय अभी ठीक से सामने नहीं आई है। इन दिस रिगार्ड आईसीजे ने आंसर किया, आईसीजे को आंसर कर सकता है कि लॉस एंड डैमेज फंड्स को कैसे मैनेज किया जाए और कैसे लोगों को हेल्प की जाए। सवाल का आंसर अभी आया नहीं है, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में इसका आंसर आए, और आईसीजे से इस देश ने सवाल पूछे हैं। नाउ थोड़ा समझते हैं कि वल्नरेबल कंट्रीज की जहां तक बात होती है, तो वल्नरेबल कंट्रीज में आते हैं एलडीसी, मतलब लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को आप वल्नरेबल मान सकते हो। इसमें अफ्रीका, एशिया, कैरेबियन और पैसिफिक के देश आते हैं इसमें, जिसमें वानुआतू तो एक वल्नरेबल कंट्री इसलिए है क्योंकि वो आइलैंड देश है। ध्यान दीजिएगा, आइलैंड कंट्रीज की सिचुएशन दूसरी कंट्री से काफी अलग होती है। एलडीसी इसका कैलकुलेशन थोड़ा अलग है। नाउ एलडीसी का ही अगर क्राइटेरिया हम देखें तो एलडीसी का क्राइटेरिया क्या होता है, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल वल्नरेबिलिटी उस देश में होनी चाहिए, और इसको कहते हैं ईवीआर, ठीक है। कंट्रीज मस्ट स्कोर हाई ऑन द इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल वल्नरेबल इंडेक्स। अगर इस इंडेक्स में कोई हाई स्कोर करता है तो वो एलडीसी के क्राइटेरिया में आ जाता है। और एनवायरमेंटल वल्नरेबल इंडेक्स में क्या क्या चीजें आती हैं, ये सारी चीजें आती हैं, विक्टिम्स ऑफ डिजास्टर, इंस्टेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, शेयर ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन ड्राईलैंड्स, शेयर ऑफ पॉपुलेशन इन लो एलिवेटेड कोस्टल जोन्स। तो ये सारे इंडिकेटर्स आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट बैठते हैं कि एलडीसी में क्या आता है, क्योंकि वल्नरेबल कंट्रीज की लिस्ट में कोई क्राइटेरिया अभी तक आया नहीं है, लेकिन एलडीसी कंट्रीज को अगर आप देख लेंगे तो ऑलमोस्ट वो क्राइटेरिया मीट करते हैं जो देश वल्नरेबल हैं, जिनको ये इन तरह के डिजास्टर से होने की आशंका ज्यादा है, जो एग्रीकल्चर डिपेंडेंस की वजह से काफी परेशानी में रहते हैं, तो उनके लिए एलडीसी क्राइटेरिया हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है बॉर्डर ट्रबल, जिसमें अभी फिलहाल अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन कल की न्यूज में था कि यूके का पैक्ट हुआ है ईयू से, उसके लिए आर्टिकल लिखा है कि द विंडसर फ्रेमवर्क इज अ पॉजिटिव स्टेप इन द टाइज बिटवीन यूके एंड ईयू। द यूनाइटेड किंगडम प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक and European Commission President Ursula von der Leyen have announced a new deal to repair post-Brexit difficulties in Northern Ireland, also paving the way for better modalities for cooperation between London and Brussels। ठीक है, क्लियर है। तो क्योंकि हमको पता है कि अगर थोड़ा सा ब्रिटिश आइल्स की तरफ देखें, जो ब्रिटिश आइल्स में अगर हम देखते हैं तो ये वाला हिस्सा हमारा स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, ये पूरा हिस्सा हमारा ग्रेट ब्रिटेन कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और इसका ये वाला हिस्सा नॉर्दर्न आयरलैंड है, ठीक है। और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जो है वो ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा नहीं है, पर इन दोनों को मिला के आइलैंड कहा जाता है, और ये सबको मिला के कहा जाता है ब्रिटिश आइल्स। ठीक है, समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये जो नॉर्दर्न आयरलैंड वाला हिस्सा है, इसके ट्रेड को लेकर के पैक्ट हुआ है। ठीक है, नाउ जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है वो ईयू का हिस्सा अभी भी है, जबकि ग्रेट ब्रिटेन जो है वो ईयू का हिस्सा, या ईयू कहना चाहिए ब्रेक्जिट हो चुका है, ईयू का हिस्सा अब नहीं है। ठीक है, तो इसके लिहाज से एक ट्रेड पैक्ट हुआ है, उसके बारे में आर्टिकल मेंशन करता है कि जो समस्याएं पहले थी इस विंडसर फ्रेमवर्क के सामने आने से सॉल्व हो जाएंगी नॉर्दर्न आयरलैंड को लेकर के। ठीक है, now in theory it would lead to better availability of British goods in Northern Ireland markets including medicines and some foods।
and Mrs. Sunak is likely to face a backlash from some hardline Brexiters within his party for that. So some see as a continuing wide applicability of EU customs rules in Northern Ireland. ध्यान दीजिएगा ये सारी चीजें ना स्टॉर्मोंट ब्लैक हो गया या जो भी जो पैक्ट है वो ट्रेड के लिए हैं। जब ईयू से यूके ने एग्जिट किया था तो काफी लोगों ने आलोचना की थी। अभी दोबारा नॉर्दर्न आयरलैंड को लेकर के एक पैक्ट हो रहा है, ये ईयू में वापस नहीं जा रहा है, एक पैक्ट हुआ है, तो उसको लेके भी वहां की पार्टीज आलोचना कर रही हैं। उसके लिहाज से एक मैं आर्टिकल प्रिपेयर कर रही हूँ, डिस्कस मैं आपसे करूंगी डिटेल में कि एक्चुअली क्या था क्या हुआ है। नाउ इसमें नेवरदीलेस इज ए प्रैग्मेटिक कॉम्प्रोमाइज विद द ईयू, this post Brexit agreement perhaps has gone the farthest of any such plan by UK। एक्चुअली था क्या कि जो ये वाला इलाका है ये ईयू से कनेक्टेड है, क्योंकि जो आइलैंड रिपब्लिक ऑफ आइलैंड है वो अभी भी ईयू का हिस्सा है, तो यहाँ से जो ट्रेड होता है और ये ट्रेड जाता है ईयू की तरफ, एक समस्या थी क्योंकि कोई उनके बीच में पैक्ट था पुराना वाला, उसमें वो प्रॉब्लम क्रिएट करता था। अब से वो रेड लेन और ब्लू लेन की बात हो रही है, रेड लेन और ग्रीन लेन बनाई जाएंगी व्यापार करने के लिए, तो उस पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तो वो जो समस्याओं को पूरी तरीके से खत्म करके एक पैक्ट बनाया गया है और रेड लेन और ग्रीन लेन के तहत अब व्यापार आराम से यहाँ से हो पाएगा। ऐसा पैक्ट दो देशों के, दो यूरोपियन यूनियन और आयरलैंड के, सॉरी नॉर्दर्न आयरलैंड के लिए हुआ है ईयू और यूके के बीच। ठीक है, ये था इसके बारे में। नाउ अभी समझने वाली बात यह है कि यूके गवर्नमेंट अंडर प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक मंडे फरवरी रीच अ लैंडमार्क डील विद द यूरोपियन यूनियन ऑन पोस्ट ब्रेक्सिट, मतलब अभी वो यूके का ईयू का भाग नहीं है। द विंडसर फ्रेमवर्क विल रिप्लेस नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल, किसको रिप्लेस करेगा? नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल को रिप्लेस करेगा विंडसर फ्रेमवर्क, विच हैड प्रूव टू बी अमंग द थॉर्नियस ऑफ ब्रेक्सिट फॉलआउट, और जो ब्रेक्सिट फॉलआउट का मेन कारण था, क्रिएटिंग प्रॉब्लम बोथ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है, नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल प्रॉब्लम ना, इसको सॉल्व करके इसको आगे विंडसर फ्रेमवर्क को लाया गया है। तो ये थे हमारे आज के एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप ये आपकी इंफॉर्मेटिव रही होगी और न्यूज एनालिसिस के साथ मैं आपसे मिलूंगी कुछ देर के बाद, तो तैयारी करती रहिए।